अब की बार ट्रंप सरकार। आज से ठीक 5 साल पहले आपने ये नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना था। लेकिन उस बार ट्रंप सरकार नहीं बन पाई। 5 साल पहले जब जो बाइडेन की जीत हुई थी अमेरिका के अंदर, तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार गए। अब की बार मोदी सरकार की जगह अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिकी चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया। उस बार हार गए, लेकिन इस बार अमेरिका के अंदर ट्रंप सरकार बन चुकी है। अब की उल्टा हो गया। अब की ट्रंप को लेकर हमारे देश के अंदर किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं हुई। ट्रंप के लिए दुआएं भी नहीं मांगी गई। इस बार दुआएं कमला हैरिस के लिए मांगी गई। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। तमिलनाडु में उनका पैतृक गांव है। वहां पर पूजा अर्चना हुई, बहुत सारी दुआएं हुई कमला हैरिस के लिए, लेकिन इस बार कमला हैरिस नहीं जीत पाई। हमारे देश के लोगों की दुआ अमेरिका के चुनाव में शायद नहीं चल पा रही है। ट्रंप के लिए दुआएं मांगी, ट्रंप हार गए। कमला हैरिस के लिए दुआएं मांगी, कमला हैरिस हार गई। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप की वापसी हो चुकी है। ट्रंप ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर से व्हाइट हाउस की कुर्सी संभाल ली है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के फौरन बाद ही उन्होंने एक स्पीच दी है और साफ कह दिया है कि मैं जंग को बढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि जंग को खत्म करने आया हूं। अमेरिका इस वक्त कई सारे मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो या फिर फिलिस्तीन की जंग। अमेरिका एक अहम योगदान निभा रहा है। जो बाइडेन को जिस तरीके का समझा था पब्लिक ने, जो बाइडेन वैसे नहीं निकले। फिलहाल अब क्या मिला? कुछ दुनिया भर की नजरों में गिर गए और कुर्सी से भी गिर गए। कमला हैरिस हार गई और कमला हैरिस खुलकर ईरान के खिलाफ बात करती थी, खुलकर रूस के खिलाफ बात करती थी। और कमला हैरिस अगर चुनाव जीत जाती तो इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जो बाइडेन की पार्टी को वो उसी तरीके से लेके आगे बढ़ती। युद्ध खत्म करने की शायद कमला हैरिस कोशिश नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके के उनके हालिया बयान आए थे उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। हालांकि ट्रंप लगातार यही बात कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर भी कहा, चुनाव से पहले का यह भाषण है, उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ शांति चाहते हैं। ईरान बुरा देश नहीं है, ईरान के साथ हमारे कोई जानी दुश्मनी नहीं है। हम ईरान के साथ संबंध अच्छे करेंगे, लेकिन ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। साथ ही साथ रूस को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ इसी तरह का रवैया रखते हैं। रूस ने भी खुशी मनाई है डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर, क्योंकि कमला हैरिस और रूस के बीच भी बहुत कड़ी दुश्मनी चल रही थी। कमला हैरिस तो रूस को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानती हैं गाजा पर जो हमास ने हमला किया है उसका। कमला हैरिस ने आरोप लगाए थे कि व्लादिमीर पुतिन का उस दिन जन्मदिन था, हमास ने जिस दिन इजराइल के ऊपर हमला किया था। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली ही स्पीच में यह बात साफ तौर से कह दी है कि मैं शांति कायम करने आया हूं, जंग को रोकने आया। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर किसने क्या कहा? सब अपने अपनी क्या कहूं, यहां पर हंसी आ रही है मुझे। सब अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गए। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी अपना दोस्त बताते हुए कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आपको जीत की, ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई हो। इधर नेतन्याहू ने भी अपनी पत्नी के नाम के साथ बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनको इस जीत की बधाई दी है और कहा है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। और भी तमाम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को, तमाम देशों के नेताओं ने बधाई दी। इजराइल तो खासकर आगे बढ़ेगा, इजराइल तो और पटाने की कोशिश करेगा नेतन्याहू और बड़ा चढ़ाकर बधाइयां देगा, ताकि जो काम जो बाइडेन कर रहे थे वही काम डोनाल्ड ट्रंप भी करें। फिलहाल इधर अमेरिका के चुनाव खुल रहे थे, इधर इजराइल के अंदर बवाल मच गया और बवाल ऐसा मचा है कि जो नेसेट है वो टूटने की कगार पर आ गया है। जैसे संसद होता है ना, हमारा बहुत सारे नेता मिलते हैं,
गठबंधन की सरकार है इजराइल के अंदर, आप जानते ही हैं। नेतन्याहू बहुमत के साथ कुर्सी पर नहीं बैठा है। नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। जी हां, ये कंफर्म खबर है। योब गैलेंट को उनके पद से हटा दिया है। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ हार्जी हलेबी दोनों नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप सीज फायर करें, गाजा के अंदर भी और लेबनान के बॉर्डर पर भी, क्योंकि हमारे बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। जब तक आप सीज फायर की पहल नहीं करेंगे, बंधकों को हमास किसी हद तक नहीं छोड़ेगा। योब गैलेंट के ऊपर इजरायली यहूदी, इजरायली सैनिकों के परिवार वाले ये प्रेशर डाल रहे थे कि आप सेना के, आप रक्षा मंत्री हैं, आप सीज फायर करें ताकि हमारे बंधक वापस आए। नेतन्याहू के ऊपर कुछ कट्टरपंथी नेता जैसे बेन गबिर, वित्त मंत्री स्ट्रोमिच ये प्रेशर डाल रहे थे कि अगर आप सीज फायर के लिए राजी होते हैं तो हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे और आपकी कुर्सी चली जाएगी, हट जाएगी। नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी को बचा लिया, योब गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। हालांकि इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है ये बंदा भी बहुत बड़ा वाला है। जितना जिम्मेदार नेतन्याहू है उतना ही ये भी है गाजा का जिम्मेदार। इसी के कहने पर सब कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी ये पहल कर रहा था अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए सीज फायर की, लेकिन इसको बर्खास्त कर दिया, इसके पद से इसको बाहर कर दिया, जिसके बाद पूरे तेल अवीव के अंदर खतरनाक हिंसा हुई है। प्रोटेस्ट हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, आगजनी हुई है, इजरायली यहूदी सड़कों पर उतर गए। योब गैलेंट को जैसे ही नेतन्याहू ने पद से हटाया। कट्टरपंथी नेता बेन गबिर कह रहा है, पोस्ट करता है कि मेरे दिल की बात हो गई है, इनके रहते हुए हम इस जीत को हासिल नहीं कर पाते। योब गैलेंट के रहते हुए इस जीत को हम हासिल नहीं कर पाते। ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, अच्छा फैसला जो इसको हटा दिया। बहुत दिन से ये भी पीछे पड़ा हुआ था इसके। उधर योब गैलेंट ने पोस्ट करते हुए तमाम सैनिकों को और उनके परिवार वालों को बधाई दी है, शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल के अंदर इस वक्त इस जंग के बाद सब कुछ अच्छा नहीं है। उधर लेबनान के बॉर्डर से अभी अभी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने जो बेन गुरियन हवाई अड्डा है तेल अवीव का, उसके रनवे पर एक मिसाइल दागी है। कई सारी मिसाइलें छोड़ी गई, एक मिसाइल ने रनवे पर एक क्षेत्र में अटैक किया। लेबनान के बॉर्डर से बहुत सारी मिसाइलें रोजाना छोड़ी जा रही हैं, लेकिन लेबनान को तबाह कर दिया है इजराइल ने, इजराइल की वायु सेना ने। जमीनी स्तर पर इजरायली सेना ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है, किसी भी गांव में अभी तक ठीक से कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन उसने गांव के गांव तबाह कर दिए हवाई हमले करके। खबर आई है दक्षिणी लेबनान में तकरीबन 37 गांव पूरी तरीके से नष्ट कर दिए। इन 37 गांव में तकरीबन 40,000 घर बने हुए थे, सभी को जमींदोज कर दिया है इजराइल की एयरफोर्स ने। लेबनान के 37 गांव जो सदियों पुराने थे, नक्शे से ही मिटा दिया है इजराइल ने। हालांकि वहां की ज्यादा तस्वीरें नहीं आई हैं। जो हाल गाजा के अंदर हुआ है, बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, ऐसे ही लेबनान में भी तबाही मचाई है। इजराइल की एयरफोर्स बमबारी करके बहुत बुरे हालात बना देती है। दोस्तों, आपको मैं लगातार बताता रहता हूं कि ना तो गाजा के अंदर और ना ही लेबनान के अंदर इजरायली सेना जिस तरह की अपनी ताकत दिखाती है उस हिसाब से काम नहीं कर पाई है। हालांकि जो भी कुछ तबाही मचाई है वो हवाई हमलों के जरिए ही मचाई है। बंधक नहीं छोड़ा पाई है अभी तक इजरायली सेना नहीं। अब एक ऑफर दिया है, ऑफर यह निकाला जा रहा है, हिब्रू मीडिया ने बताया कि इजरायली सेना गाजा में कैदियों को बचाने वाले किसी भी इंसान को $5 मिलियन और किसी तीसरे देश में एक सुरक्षित रास्ता, इसकी पेशकश करेगी। इजरायली सेना अब इस बात का ऐलान कर सकती है कि जो भी गाजा से बंधकों को छुड़ाएगा, चाहे वो फिलिस्तीन का हो चाहे वो गाजा को हो, कोई इंफॉर्मेशन देगा या उनको छुड़ाने में मदद करेगा तो $5 मिलियन उसको दिए जाएंगे और तीसरे देश में उसको रहने की जगह दी जाएगी। यानी ना तो इजराइल में ना तो फिलिस्तीन में, किसी तीसरे देश में, किसी यूरोपीय देश में उसको घर दिया जाएगा। तो अब इस तरीके का लालच इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। ईरान की IRGC एरोस्पेस के फोर्स कमांडर हाजी जादे कहते हैं कि जब हम खुर्रम शहर मिसाइल दागते हैं तो वो टारगेट तक पहुंचते पहुंचते
80 रॉकेटों में तब्दील हो जाती है। अगर हम 100 मिसाइलें छोड़ते हैं तो टारगेट पर पहुंचते पहुंचते वो 80,000 स्थानों पर जाकर गिरेंगे। खुर्रम शहर इनकी जो मिसाइल है, जब वो टारगेट पर पहुंचने वाली होती है तो सिर्फ वो एक मिसाइल नहीं होती है, उसमें से 80 रॉकेट निकलते हैं। तो कहा कि अगर हम 100 दागेंगे तो ये 80,000 हो जाएंगे। जब ये टारगेट पर पहुंचेंगे तो अलग अलग स्थानों पर 80,000 रॉकेट गिरेंगे। ईरान अपनी ताकत लगातार दिखाता रहता है और बताता रहता है कि हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति डोनाल्ड ट्रंप अपनाते हैं। जल्द ही हमारे सामने ये सारी बातें आ जाएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप किस लाइन में जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।